26 नवंबर को अंजाम देने वाला अजमल कसाब सच में पाकिस्तानी था या फिर एक इंडियन? मुंबई के ईमानदार और ड्यूटी बाउंड पुलिस ऑफिसर्स को मारने का प्लान आखिर किसने बनाया था? महाराष्ट्र के बीड जिले का इस अटैक से कैसे कनेक्शन था? मुंबई पर इतना बड़ा अटैक करने के लिए इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाला सच में कोई पाकिस्तानी था या फिर? साल 2007 का आखिर था और पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। दिसंबर 2007 में रावलपिंडी की एक पब्लिक रैली में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सिविलियन चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनके पति आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की डार्क फोर्सेस की नींव हिला दी। जरदारी ने पब्लिकली कहा कि पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी खत्म करनी है और दोनों देशों के बीच शांति का रास्ता खोलना है। लेकिन आईएसआई को यह मंजूर नहीं था, लश्कर तैयबा को यह मंजूर नहीं था। दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को किसी भी कीमत पर तोड़ना था और उसके लिए चाहिए था एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान। मुंबई का हमला पाकिस्तान की धरती से प्लान और लॉन्च किया गया था और यह बात पाकिस्तान के एफआईए के पूर्व डायरेक्टर जनरल तारिक खोसा ने एक आर्टिकल में लिखा और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस सच का सामना करना होगा। यह बात किसी इंडियन ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर ने कही थी। इस पूरी साजिश के तार 3 नामों से जुड़ते हैं। पहला नाम था हाफिज सईद, जो लश्कर तैयबा का फाउंडर था और इस अटैक का मास्टरमाइंड। दूसरा नाम था जकी उर रहमान लखवी, जो एलईटी का ऑपरेशंस कमांडर था और इस पूरे अटैक का आर्किटेक्ट था। तीसरा नाम था साजिद मीर, जो एलईटी का फील्ड ऑपरेटिव था और जो एक बेहद खतरनाक जासूस को मुंबई भेजने वाला था। लेकिन इन तीनों के सिवा और एक शख्स इस हमले के पीछे छिपा था, जो भारत का अपना था। इस शख्स के बारे में मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। इस हमले की शुरुआत होती है 3 साल पहले 2005 में। दाऊद सैयद गिलानी, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ था और अमेरिका में पला बड़ा था, 2005 में एलईटी हैंडलर साजिद मीर ने उसे कहा कि अपना नाम बदलो और एक ऐसा नाम रखो जो सुनने में क्रिश्चियन लगे, क्योंकि इंडिया जाना है और किसी को शक नहीं होना चाहिए। और इस तरह दाऊद गिलानी बन गया डेविड कोलमैन हेडली। आईएसआई ने हेडली को लाहौर के एक सेफ हाउस में ट्रेन किया। मेजर इकबाल नाम के एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने उसे हर वो तरकीब सिखाई जो एक जासूस को पता होनी चाहिए। कैसे किसी को शक दिए बिना घूमना है, कैसे टारगेट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड करना है और कैसे हर जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचानी है। सितंबर 2006 में हेडली पहली बार मुंबई आया। वो ताज होटल में रुका, लेपर्ड कैफे में खाना खाया, सीएसटी स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। लेकिन ये सब टूरिज्म नहीं था, ये एक शहर को एक बैटलफील्ड में बदलने की तैयारी थी। 2006 से 2008 के बीच हेडली 5 बार मुंबई आया। हर बार वो थोड़ा और गहराई से हर जगह को देखता, रिकॉर्ड करता और पाकिस्तान भेजता। अप्रैल 2008 की विजिट में उसने एक जीपीएस डिवाइस साथ रखा और मुंबई हार्बर में बोट ट्रिप्स लेकर टेररिस्ट्स के लिए एग्जैक्ट लैंडिंग स्पॉट्स मार्क किए, ताकि जब 10 दरिंदे समुद्र से आएं तो उन्हें एक पल की भी देरी ना हो। और मुंबई को इसकी भनक तक नहीं थी। अब सवाल था कि इस अटैक को अंजाम देने के लिए किन लोगों को चुना जाए और उन्हें ट्रेन कौन करेगा। लश्कर तैयबा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे पार्टनर को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जिसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, अल-कायदा। 26/11 के टेररिस्ट्स को पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास एक एलईटी कैंप में अल-कायदा के हार्डकोर मिलिटेंट्स ने ट्रेन किया था। शुरुआत में 22 से 25 लड़के उस कैंप में थे। अल-कायदा की ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी, इतनी इंटेंस थी कि आधे से ज्यादा लड़के बीच में ही टूट गए और बाहर हो गए। जो 10 बचे वो लोग थे जिन्हें हर तरह की तकलीफ झेलने की आदत हो चुकी थी। इन 10 को फिर अलग अलग स्टेजेस में और ट्रेन किया गया। पहले लाहौर के पास उनके दिमाग में ये बात बिठाई गई कि ये जिहाद है और इससे वापसी नहीं होगी।
फिर मुजफ्फराबाद में उन्हें AK-47 और ग्रेनेड्स चलाना सिखाया गया। फिर एबटाबाद के पास उन्हें समुद्र में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई और आखिर में खुद हाफिज सईद और लखरी ने इन्हें पर्सनली देखा और कहा कि तुम जाओगे और वापस नहीं आओगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शान है। मुंबई को टारगेट क्यों चुना गया? क्योंकि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इंडिया का दिल है। ताज होटल में दुनिया भर के बिजनेसमैन और डिप्लोमेट्स रुकते थे। नरीमन हाउस में इजरायली और अमेरिकन जूस थे। ओबेरॉय में फॉरेन डिग्निटरीज थे। मकसद था एक साथ इंडिया, इजरायल और अमेरिका को चोट पहुंचाना ताकि पूरी दुनिया हिल जाए। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद और LET के बीच कोऑर्डिनेशन संभाला। यह सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, यह एक बेहद कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल वॉर था। 21 नवंबर 2008 की सुबह कराची के एक बंदरगाह से 10 टेररिस्ट्स एक पाकिस्तानी कार्गो वेसल अल हुसैनी में सवार हुए। उनके हाथों में AK-47, ग्रेनेड्स और सैटेलाइट फोन्स थे। 2 दिन बाद यानी 23 नवंबर को उन्होंने अरबियन सी में एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर को रोका। उसका नाम था कुबेर। आतंकवादियों ने कुबेर ट्रॉलर पर जबरदस्ती कब्जा किया और उसके कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को छोड़कर बाकी सभी क्रू मेंबर्स को मार डाला, क्योंकि कैप्टन को मुंबई तक नेविगेट करना था। कैप्टन को बंधक बनाकर कुबर को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। 26 नवंबर की शाम को जब मुंबई का कोस्ट लाइन नजदीक आया तो कैप्टन का भी काम खत्म हो गया था, तो फिर उसे भी मार दिया गया। मुंबई से करीब 7 किलोमीटर दूर समुद्र में वो कुबेर से इन्फ्लेटेबल रबर डिंगीज में बैठे और अंधेरे में खामोशी से मुंबई की तरफ बढ़ने लगे। 10 आतंकवादी मुंबई की जमीन पे पांव रख चुके थे और इसकी भनक किसी को नहीं थी। रात 9:20 पर CST स्टेशन, नरीमन हाउस, लियोपार्ड कैफे, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, ताजमहल पैलेस होटल पे एक साथ हमला होता है। उसके बाद 4 ग्रुप्स में बढ़कर इन 10 टेररिस्ट्स ने पूरी मुंबई को जहन्नम बना दिया था। ताज होटल जल रहा था, नरीमन हाउस में होस्टेजेस थे, लियोपोल्ड कैफे में लाशें बिछी थी और उसी वक्त कराची में एक कंट्रोल रूम चल रहा था जहां साजिद मीर, अबू खफा और अब्बू अलकामा बैठकर इन टेररिस्ट्स को गाइड कर रहे थे कि कहां जाना है, किसे मारना है और कहां रुकना है। उसी रात मुंबई ATS चीफ हेमंत करकरे अपने घर में डिनर कर रहे थे जब उन्हें CST अटैक की खबर मिली। वो फौरन निकले। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और अपने साथियों एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ आगे बढ़े। तीनों सीनियर ऑफिसर्स एक टोयोटा क्वालिज में सवार होकर कामा हॉस्पिटल की तरफ निकले जहां टेररिस्ट्स छुपे थे। वो गली में मुड़े ही थे कि अंधेरे में से AK-47 की गोलियों की बौछार हुई। कसाब और अबू इस्माइल ने उस क्वालिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। तीनों ऑफिसर्स उस रात शहीद हो गए। 3 ब्रेव ऑफिसर्स जो बिना किसी बड़े फोर्स के, बिना किसी बैकअप के अकेले टेररिस्ट को रोकने निकले थे। उनकी बहादुरी को आज भी पूरा देश याद करता है। अब आता है वो कनेक्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन 10 टेररिस्ट को हिंदी किसने सिखाई? इसका जवाब है महाराष्ट्र का बीड जिले का एक युवा, बीड के गेवराई का रहने वाला सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अब्बू हमजा, जिसने MA हिंदी का पहला साल बीड से कंप्लीट किया था। अब्बू हमजा पहले से ही रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ खींचा हुआ था। जुलाई 2006 में मुंबई के सबअर्बन ट्रेन्स पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट्स में उसका नाम सामने आया। उसके बाद वो भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। वहां LET ने उसे अपना एक अहम हथियार बना लिया क्योंकि वो फ्लुएंट हिंदी बोलता था और भारत की कल्चर और ज्योग्राफी को अच्छी तरह जानता था, और उसी नॉलेज का इस्तेमाल उसने 26/11 के टेररिस्ट्स को इंडियन बनाने के लिए किया। और अब वो सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना। अगर कसब उस रात जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज हम एक बिल्कुल अलग कहानी सुन रहे होते। सभी 10 टेररिस्ट के पास फेक इंडियन आइडेंटिटी कार्ड्स थे जिन पर हिंदू नाम लिखे थे और उनकी कलाई पर एक नारंगी मौली बंधी थी, वही मौली जो हिंदू पूजा में बांधी जाती है। कसाब का फेक नाम था समीर दिनेश चौधरी, एक बैंगलोर का स्टूडेंट। प्लान ये था कि सभी 10 टेररिस्ट मारे जाएंगे, उनकी डेड बॉडीज मिलेंगी, रिस्ट्स पर मौली होगी, पॉकेट्स में हिंदू नाम के आईडीज होंगे और मीडिया को एक हिंदी में लिखा लेटर मिलेगा जिसमें काल्पनिक ग्रुप डेक्कन मुजाहिदीन हमले की जिम्मेदारी लेगा। पूरी साजिश ये थी कि भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच
नफरत की आग भड़काई जाए, दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाए और इस देश को अंदर से तोड़ा जाए। पाकिस्तान बच जाता और भारत की एकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती। और ये लेटर हिंदी में लिखने का काम किया था उसी अबू जुंडाल ने जो बीड का रहने वाला था। लेकिन एक इंसान था जिसने ये होने नहीं दिया। तुकाराम ओंबले। कसाब ने AK-47 उठाई, लेकिन ओमले ने उसकी गन की बैरल अपने हाथों से पकड़ ली। कसाब ने ट्रिगर दबाया और गोलियां ओमले के सीने में उतर गईं। लेकिन ओमले ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी पुलिस वालों ने कसाब को दबोच नहीं लिया। तुकाराम ओंबले उस रात शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। फेक आईडीज सामने आई और भारत को तोड़ने की वो साजिश हमेशा के लिए उजागर हो गई। बाकी 9 टेररिस्ट NSG के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में मारे गए। 29 नवंबर 2008 को 72 घंटे बाद मुंबई आजाद हुई और कसाब को 2012 में सीक्रेटली पुणे की येरावाड़ा जेल में फांसी दी गई। 26/11 सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये इंडिया को तोड़ने की, भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच आग भड़काने की एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। लखवी आज भी पाकिस्तान में बेखौफ जी रहा है। और साजिद मीर, जिसने इस पूरे अटैक को प्लान किया था, उसकी कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान ने पहले कहा कि साजिद मीर 2012 में मर गया। दुनिया ने मान लिया। लेकिन 2022 में अचानक वो जिंदा निकला और पाकिस्तान की एक कोर्ट ने उसे सिर्फ 15 साल की सजा सुनाई, वो भी टेरर फाइनेंसिंग के केस में, न कि 166 लोगों की हत्या के लिए। FBI आज भी उस पर $5 मिलियन का इनाम रखे हुए है और चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रपोजल ब्लॉक कर दिया। 166 लोगों का खून और इंसाफ आज भी अधूरा है।